अब एक तरफ तो मैरी के लिए बहुत ही स्वीट मोमेंट चल रहे थे और दूसरी तरफ उसकी माँ भी बहुत खुश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वूजू इतनी दूर से मेरी बेटी से मिलने के लिए आया है तो जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ चल रहा होगा। मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और इनको इकट्ठा टाइम स्पेंड करने देती हूँ। अब वूजू मैरी को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से उसके दादा उससे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि उसी की जिद के कारण उसके डैड ने टर्न अराउंड किया था और अब दादा को गुस्सा इसकी वजह से ही था कि मेरा बेटा इस दुनिया से गया है। उन्होंने मरते दम तक अपने पोते की शक्ल नहीं देखी थी और उसे अब्रॉड भेज दिया गया था। वूजू बताता है कि एक दफा मैं वापस भी आया था छुट्टियों के बीच और तुम्हारे घर पर भी पहुंचा था पुलिस स्टेशन के थ्रू तुम्हारे डैड का एड्रेस निकलवा कर, लेकिन वहां पर सुना था कि तुम्हारे डैड की उसी दिन डेथ एनिवर्सरी थी और तुम्हारी मॉम यही कह रही थी कि उसी केस की वजह से आज तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैरी उससे यही कहती है कि अगर तुम थोड़ी देर और ठहर जाते तो मेरी माँ की पूरी बात सुन लेते। इसके बाद उसकी माँ ने यह कहा था कि तुम्हारे डैड की अपनी नेचर भी ऐसी थी, उन्हें दूसरों की हेल्प करना और दूसरों के इशू में नौसी बनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन मैं खुश हूँ कि उन्होंने किसी की हेल्प की और बेशक वह दुनिया से चले भी गए। मुझे कोई रिपेंट नहीं है क्योंकि एक अच्छा काम करते हुए वे इस दुनिया से चले गए थे। वेल अब वहाँ से वापस जाते हुए रात हो रही थी और मैरी को कैरी करते हुए वूजू वहाँ से जा रहा होता है कि इतने में वे दोनों अटकते हैं और नीचे गिर जाते हैं और यहाँ से उन्हें स्टार का नजारा दिखाई देता है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था और वे काफी देर तक लेट कर यही नजारा देखने लगते हैं। अब उसके बाद हमें सियोल में दिखाते हैं जिन बहुत ज्यादा रिपेंट कर रही थी। उसने वूजू को यह भी कहा था कि तुम्हारा अगर उस लड़की से कोई रिश्ता है तो वह सिर्फ ग्रेटफुल होने का है, तुम उससे प्यार नहीं करते हो बल्कि मैरी की हेल्प कर रहे हो। लेकिन वूजू ने उसे शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि तुम्हारी बातें मुझे गुस्सा दिला रही हैं। जिंग अब एक जगह पर दुखी बैठी हुई थी कि यहाँ पर सेंगयोंग भी गुजर रहा था। उसे देख लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि जब मैं ज्यादा दुखी होता हूँ तो कुछ और नहीं कर पाता तो मैं फिर वर्कआउट करना शुरू कर देता हूँ। आई होप कि तुम्हें भी यही करना चाहिए, ये हेल्प करेगा। और इसके साथ ही वह भी रनिंग स्टार्ट कर देती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद अपने आप पर और बाद में वह इन द एंड बहुत चिल्लाती भी है कि मैंने सारा कुछ मैसअप कर दिया है। मुझे पता था कि वूजू मुझे लाइक नहीं करता तो मैं यह सब करने की क्या जरूरत थी, शायद मैंने ही उसे अपने फ्रेंड बनने वाले दर्जे से भी खो दिया है। जबकि उधर हमें गांव में दिखाते हैं कि मैरी की मॉम वूजू की बहुत ज्यादा सेवा कर रही थी और इन द एंड सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए लेट जाते हैं। तो वूजू मैसेज करता है कि मैरी को क्या तुम अभी भी मेरे कमरे में आ सकती हो। वह तो एकदम एक्साइटेड होकर अपनी मॉम से चोरी छुप के उसके कमरे में जाती है तो पता चलता है कि वहां पर एकदम बहुत बड़ा सा बग था जिसे देखकर वूजू बहुत डर रहा था। मैरी उसकी हेल्प करती है उस बग को वहां से भगाने में और फिर उसके बाद वह उसका थैंक्स करता है उसे हक करके। इतने में मॉम वहां पर आने लगती है तो वह तुरंत ही बिस्तर में लेट जाता है, एक्टिंग करता है कि सो रहा हो, लेकिन बाजू में ही मैरी भी छिपी हुई थी। काफी देर उसे वहीं लिटाए रखता है कि अभी तुम्हारी मॉम इर्द गिर्द होंगी और बस यहीं से दोनों की ऑफिशियल डेटिंग शुरू हो गई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। मॉम वूजू से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए जबरदस्त सा नाश्ता प्रिपेयर किया है और नाश्ते में उन्होंने एक ऐसी डिश बनाई है जो कि वहाँ की ट्रेडिशन थी कि अपने सन इन लॉ को प्रेजेंट की जाती है। मैरी कहती है मॉम ये आप क्या कह रही हो। तो मॉम कहती है तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या, मेरी भी आंखें हैं, मेरे कान भी हैं, मुझे पता है कि तुम कल रात इसके कमरे में गई हुई थी। आखिर वह वूजू से कहने लगती है कि मैं इसे फोर्स किया था कि जल्द से जल्द अपनी मैरिज रजिस्टर करा लो और मेरी गलती की वजह से, मेरी जल्दबाजी की वजह से यह आज एक डिवोर्स ही बन चुकी है। क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। वूजू कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर उसकी मॉम कहती है शादी के लिए मेरी सिर्फ एक ही शर्त है और वह यह है कि तुम्हारी फैमिली इसे रेस्पेक्ट दें जैसे ये डिजर्व करती है और अगर वह इसको डिसरेस्पेक्ट करेगी तो मैं ये शादी अलाउ नहीं करूंगी। वूजू ने कह दिया था कि मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, सिर्फ एक दादी ही है और वो भी बहुत स्वीट है और एक काइंड पर्सन है। अब उसके बाद वह मैरी के डैड के मेमोरियल पर भी जाते हैं, उन्हें थैंक्स करता है कि आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा बच सका हूँ। यहाँ पर वह मैरी की छोटी सिस्टर से भी बात करता है जो कि यूएस में जॉब करती है। वह वूजू को पूछती है, वह सोचने लगती है कि यह क्या मेरी सिस्टर की बॉयफ्रेंड वूजू ने कई प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, लेकिन मैरी जल्दी जल्दी उसे कॉल कट कर देती है और कहती है कि जब तुम वापस आओगी तो सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी है। अब वहाँ से वापस जाने से पहले वूजू अपनी होने वाली सासू माँ के रेस्टोरेंट देखता है जो कि काफी पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी उन्हें इस रेस्टोरेंट से बहुत प्यार था। और तो और मैरी की मॉम बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थी। वह जब भी इन दोनों को क्लोज देखती तो उन्हें इकट्ठा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका दिया करती थी। वूजू तो बहुत खुश था, उसके लिए सब कुछ बहुत इजी हो चुका था, लेकिन मैरी परेशान थी। उसके लिए
सारा कुछ बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। वह कहने लगती है, पहले तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा डेप्थ है और इतने बड़े फ्रॉड के बाद सिर्फ एक वही घर है जिसके सहारे मैं उसे बेचकर अपना सारा कर्ज चुका सकती हूँ। लेकिन अब मेरी लाइफ में एक और बहुत सी चीजें हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बन चुकी हैं और उनमें सबसे ऊपर तुम हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। मैंने फैसला किया है कि मैं वह पैलेस वालों को और सेंग्योंग को सारी हकीकत बता दूंगी और चाहे तो वह मुझे यह घर छीन ले और चाहे तो मुझे स्यू कर दे। मुझे अब किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है। मैं अब हर नतीजे के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ अब हमें अंकल को दिखाते हैं। वह दोबारा यूएसए जा रहे थे। यूएसए में वह अपने लोग ब्रांच एस्टेब्लिश कर रहे थे और इसलिए अंकल के अक्सर वहाँ पर बिजनेस ट्रिप होते रहते थे। लेकिन यह तो एक बहाना था। उनकी अपनी एक फैमिली वहाँ पर थी। आंटी को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। योंगसू आज अपने डैड को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन आज योंगसू का अंदाजा बदला हुआ था। वह डैड को बार बार यही कह रहा था कि मॉम की केयर किया करें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा करें, उनकी बर्थडे आ रही है, उनके लिए यह गिफ्ट लेकर आना। लेकिन डैड को देखकर लग रहा था कि वह उसकी मॉम पर ज्यादा तवज्जो रखते ही नहीं है। यह बात योंगसू ने भी फील करी थी कि मेरी मॉम इनके साथ कितनी सिंसियर है, लेकिन यह मॉम की परवाह ही नहीं करते। वूजू और मैरी जैसे ही सियोल वापस आते हैं तो वूजू एक जगह शॉपिंग के लिए जाता है। उसने सोचा था कि क्यों ना मैं मैरी की मॉम के लिए उनके रेस्टोरेंट के लिए कुछ नया रेनोवेशन करवाया जाए। इसलिए वह लोग शॉपिंग करने के लिए कुछ फर्नीचर पसंद करने के लिए गए हुए थे और यहीं पर एक्स वूजू की मॉम और सिस्टर दोनों को देख लेती है और उनकी फोटो बना लेती है। यही फोटो उन्होंने एक्स को भी सेंड कर दी थी। वह तो बहुत जेलस हो जाता है कि यह लोग अपने फर्नीचर की शॉपिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। उसने बातों बातों में ही सुन लिया था कि किम वूजू सुंगदू कंपनी में टीम लीडर है, तो वह फैसला करता है कि इसके खिलाफ शिकायत करूंगा, पावर एव्यूज का विशल बाउलर बजा दूंगा। उधर आज आंटी दादी के पास आती है और कहने लगती है कि अगले ही महीने हमारी कंपनी की 80वीं सालगिरह है और उस दिन आप नए वारिस का अनाउंस करने वाली हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे योंगसू को ही चुने। आप वूजू को फेवर ना कर देना मेरे बेटे के ऊपर। और ऐसी इसी बात पे वह पुरानी बातें भी याद दिलाने लगती है कि आप हमेशा अपने बेटे को ज्यादा तवज्जो देती हैं और मुझे कम। कंपनी में भी आपने ज्यादा शेयर्स अपने बेटे को ही रखे थे और मुझे नहीं। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? चेयरवुमैन भी ऊपर से ठीक ठाक चिल्लाती है और कहती है, इसी की वजह से था कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने मिसरेबल थे। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती थी और जिम्मेदारी भी नहीं लेती थी, वरना यह फर्क मैंने इसी वजह से नहीं किया था कि तुम एक बेटी हो और वह एक बेटा, और फ्यूचर का फैसला भी मैं इसी तरीके से सोच समझ कर लूंगी। आंटी भी एकदम चार जबान थी। आगे से कहने लगती है, अगर मैं इतनी लेजी हूँ और इसकी ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ तो इसकी वजह आपके दिए हुए जीन है, इसमें मेरी क्या गलती है? जबकि उधर अंकल यूएसए में पहुंचे हुए थे अपनी सेकंड वाइफ के साथ, अपने छोटे बेटे को साथ एकदम मस्त माहौल में थे और तो और उन्हें बहुत सारा पैसा अपनी स्विग अकाउंट में इकट्ठा कर रखा था और यह सोच सोच कर उन्हें खुशी होने लगती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी इस फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा जो मुझे अपना सर्वेंट समझते हैं। उधर वूजू और मैरी अब सीक्रेटली डेट कर रहे थे। मैरी कभी कभी ज्यादा सुंदर लगती है तो वूजू से भी रहा नहीं जाता था। वह मीटिंग के बीच बीच में उसे प्रेस करता था, बार बार उसके मैसेज करता था और मैरी तो वह डरती रहती थी कि ऑफिस में किसी को पता न चल जाए हम दोनों के बारे में। उधर एक्स वूजू जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो अपने मिशन पर लग जाता है। वह सुंगडोंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स के बाहर आकर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में वह कंप्लेन वाला लेटर था। वह अंदर जाने लगता है लेकिन वूजू का नाम सुनते ही उसके गार्ड उसे उठाकर वहां से बाहर फेंक देते हैं। वह हैरान था कि यह सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वह छुपते छुपाते किसी न किसी तरीके से अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर दो एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे थे और इसी के थ्रू से पता लग जाता है कि वूजू यहाँ का कोई टीम लीडर नहीं बल्कि यहाँ की चेयरवुमैन का पोता है और इस कंपनी का नेक्स्ट वारिस भी है। यह सुनते ही उसकी हवाएं उड़ जाती हैं और बस उसके बाद वह एक दुखी सा सॉन्ग सुनते हुए एक बार में बैठा हुआ था। अपने हाथों से उसने कंप्लेन वाला लेटर भी फाड़ दिया था और अपनी औकात समझ आ गई थी कि वह वूजू का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उधर चेयरवुमैन ने आज मार्केटिंग टीम को अपने घर पर इनवाइट किया हुआ था और मैरी के डिजाइन उन्हें बहुत पसंद आए थे तो मार्केटिंग टीम के साथ उसको भी बुला लिया था। वो बहुत ही नाइस और हम्बल लेडी थी। सबके साथ मिलकर वह खाना खाती है और पुरानी बातों को याद करती है। यहीं पर ही उन्होंने बातों बातों में कह दिया था, जो चीटर होते हैं मुझे उनसे सबसे ज्यादा नफरत है, जो किसी को धोखा देते हैं
वे फ्यूचर का क्रिमिनल बनने वाले हैं। और बस यह सुनते ही मैरी के तो हाथ से चम्मच छूट जाती है। जैसे ही उनकी दादी को पता लगेगा क्या वह एक्सेप्ट कर पाएगी मुझे अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में। यह सोचते सोचते उसे तो टेंशन होने लगती है और वुजू को भी यही बात रियलाइज हो चुकी थी। वह लोग जैसे ही वहाँ से वापस जा रहे थे तो वहाँ पर डॉक्टर जिंग भी आ जाती है, जिससे दादी बहुत प्यार से बात कर रही थी और अपनी फैमिली मेंबर की तरह से उसे अंदर लेकर जाती है। और बस यह देखकर मैरी की तो टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। उसके साथ साथ कुछ और लोग एम्प्लॉयज भी आपस में गॉसिप कर रहे थे कि ये वही लड़की है डॉक्टर जिंग जिससे दादी अपने वुजू के लिए पसंद करती है और शायद यही उनकी बहू होने वाली है। बस मैरी को तो यह लग रहा था कि मेरा पत्ता साफ ही समझो। उधर एक्स वुजू की हालत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और तो और उसके पास अपने मेडिकल बिल्स के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उसे अपनी इंश्योरेंस क्लियर करानी पड़ती है। और इसी इंश्योरेंस के बारे में पता चलते चलते उसे मालूम पड़ जाता है कि आज तक मैरी ने डिवोर्स वाले पेपर सबमिट ही नहीं कराए थे। वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में अभी तक लीगली मैरिड थे। और वुजू उस बेचारे को भी पता चल चुका था कि मैरी किस वजह से अभी तक परेशान दिखाई दे रही है। वह भी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आज उसके घर पर आ रहा था। मैरी को कहता है कि मैं बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन इतने में ही डोर पर बेल बजती है। वह भागती हुई जाती है। तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? और आगे देखती है तो एक्स वुजू खड़ा हुआ था। वह उससे कहती है तुम फिर आ गए, मैं अभी के अभी पुलिस को कंप्लेन करती हूँ। तो वह उसके हाथ से फोन पकड़ लेता है। हाँ, कंप्लेन तो मैं भी करना चाहता हूँ फ्रॉड के केस में। अब एक्स वुजू किस तरीके से मैरी को ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि वह उसका राज जान चुका है। ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।